लखनपुर गांव में अहमद अपने छोटे बेटे साइम और अपनी बहू इकरा के साथ रहता था, जबकि इसका दूसरा बेटा मोहसिन अपनी बीवी रीदा के साथ चंदनपुर गांव में रहता था। एक दिन इसका भाई मोहसिन इनके घर आता है तो साइम कहने लगा, क्या हाल है भैया, और घर में सब लोग ठीक तो हैं? आप लोग भी कैसे हैं? भैया और भाभी, आप काफी दिनों के बाद आए हो, घर में सब ठीक तो है ना? साइम और इकरा हम दोनों ठीक हैं। साइम और इकरा दोनों अपनी भैया और भाभी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, जबकि वो दोनों इनसे बहुत ज्यादा नफरत करते थे। अरे सुनो, पड़ोस के गांव में मेला है, आप मुझे मेला दिखाने के लिए ले जाए ना? नहीं इकरा, बाबूजी की तबीयत बहुत ही खराब है, अगर इन्हें कुछ हो गया तो हम भैया और भाभी को क्या मुंह दिखाएंगे? अरे बाबूजी को भैया और भाभी संभाल लेंगे, हम वैसे भी हम कौन सा ज्यादा टाइम लगाएंगे, हमने मेला देखकर फौरन वापस आ जाना है। ठीक है इकरा, मैं भैया और भाभी से बात करता हूँ कि वो बाबूजी को कुछ देर तक संभाल लें। अपने भैया और भाभी को ये बात बताकर साइम और इकरा दोनों मेला देखने के लिए निकल जाते हैं। अरे बहू, मेरी बात सुनो, मुझे ये बीमारी बहुत तंग कर रही है। हाँ बुढ़े, क्या बात है? मुझे लगता है मेरा आखिरी टाइम आ गया है। तुम जाकर इकरा और साइम को बुला लाओ, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। मुझे जमीन का बंटवारा करना है। अहमद की बातें सुनकर रिदा फौरन मोहसिन के पास जाती है और उसे कहने लगी, अरे सुनते हो, मुझे लगता है इस बुढ़े के आखिरी वक्त आ गया है। वो अभी भी इस जमीन का बंटवारा करना चाहता है, तुम फौरन इसके पास चले जाओ। ठीक है, मैं चलता हूँ अब। वो दोनों फौरन अहमद के पास आ जाते हैं तो रिदा अहमद से कहने लगी, बाबूजी, मैंने इन्हें दूर दूर तक ढूंढा है, वो दोनों कहीं नहीं मिल रहे। आपको जो कहना है हमें कह दे, हम इनको बता देंगे। अच्छा ठीक है बहू रिदा और साइम, मैंने और तुम्हारी माँ ने 2 मटकों में सोना भर कर छुपा दिया था। वो दोनों मटके मिट्टी के थे। तुम्हारी माँ ने मुझे बताने में मना किया था, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। इतना कहते ही अहमद की आंखें बंद हो जाती हैं और वो दुनिया से रुखसत हो जाता है। कुछ देर के बाद इकरा और साइम जब घर वापस आते हैं तो बाबूजी को देखकर कहने लगे, बाबूजी आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? बाबूजी हमें माफ कर दीजिए, हम आपकी मौत के वक्त जहाँ नहीं थे। बाबूजी की वफात के कुछ दिनों के बाद मोहसिन साइम से कहता है, अरे साइम, इतनी देर हो गई है आपको हमारे घर रहते हुए। बाबूजी के हुक्म के मुताबिक अब आप जंगल वाली झोंपड़ी में जाकर रहें। भैया आप जी क्या कह रहे हो? इस घर और जमीन पर जितना आपका हक है उतना मेरा भी है, आप मुझे घर से बाहर क्यों निकाल रहे हो? ठीक है साइम, बाबूजी मरने से पहले जमीन और घर मेरे नामे कर गए हैं, आप दोनों जंगल वाली जाकर झोंपड़ी में रहें। दोनों भाइयों के दरमियान जब बात बिगड़ जाती है तो मसला सेठ साहब के पास आ जाता है तो सेठ साहब इनसे कहने लगे, तुम दोनों बताओ क्या बात है? सेठ साहब, बापूजी का ये ख्याल अच्छी तरह से नहीं करते थे। बापूजी जिस दिन फौत हुए हैं ये दोनों घर में नहीं थे। बापूजी इनकी नाराजगी की वजह से जमीन और घर मेरे नाम पे कर गए हैं। सेठ साहब, हम कुछ वक्त के लिए घर से बाहर मेला देखने के लिए गए, जब हम वापस आए तो बाबूजी जिंदा नहीं थे। हाँ, तुम बात ठीक कह रहे हो, क्योंकि तुमने ही अपने बापूजी का अच्छे तरीके से ख्याल रखा है। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारे बापूजी ने सारी जमीन तुम्हारे नाम कर दी है? सेठ साहब, मुझे पता था आप लोग मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। मैंने पहले ही कागजात बनवा लिए थे और इन पर अंगूठे भी लगवा लिए हैं।
हाँ मौसन ठीक कह रहा है। इसमें लिखा है मैंने अपनी सारी जमीन अपने बड़े बेटे मौसन के नाम कर दी है और जंगल वाली ही झोंपड़ी साइम के नाम है और दोनों अपने अपने घरों में रहें। शेर साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा कि बाबूजी ने ऐसा क्यों किया। हाँ साइम, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। सारे गांव वालों ने देखा है तुम अपने बाबा जी का ख्याल अच्छे तरीके से ही रखते थे, लेकिन अब मैं क्या करूं? कागजात में तो यही लिखा है। अरे सेठ साहब, ये दोनों बापूजी का ख्याल अच्छे तरीके से नहीं रखते थे। साइम, तुम्हें और तुम्हारी बीवी को जंगल वाली झोंपड़ी में चले जाना चाहिए। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वो दोनों जंगल वाली झोंपड़ी में चले जाते हैं। सफाई करते वक्त साइम और इकरा को 2 मटके सोने से भरे हुए मिलते हैं, जिसे देखकर ये दोनों हैरान और परेशान हो जाते हैं। मैं ये बात जाकर शेर साहब को बताता हूँ। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। मौसम के कानों तक भी पहुँच गई। मौसम साइम के घर आता है और देखकर कहने लगा, साइम, इस सोने पर मेरा भी हक है। एक मटका तुम रखो और एक मटका मुझे दो। नहीं भैया, इस पर आपका कोई हक नहीं है, क्योंकि बाबूजी ने आपका हक आपको दे दिया है। भाईजान, मैंने आपसे झूठ कहा था कि अब्बूजी ने ये सारी जमीन मेरे नाम कर दी है। अरे तुम सारी जमीन भी ले जाते तो मुझे कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन तुमने बाबूजी के नाम पर इतना बड़ा धोखा किया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। हाँ मौसन, तुम्हारा इस सोने पर कोई हक नहीं। तुमने अपने भाई के साथ इतना बुरा किया। झूठ बोलते हुए जरा सी भी शर्म महसूस नहीं हुई तुम्हें?